नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद अनिल में। और आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर। क्योंकि कल केंद्रीय कैबिनेट ने जनगणना 2027 को मंजूरी दे दी है। जनगणना 2027 को मंजूरी दे दी है और इसके पहले जो जनगणना करवाई थी सरकार ने, वो जनगणना 2011 में हुई थी। अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन उस वक्त कोविड के आ जाने के कारण उस समय जनगणना करवाना पॉसिबल नहीं था। तो जनगणना थोड़ी लेट हुई और अंततः अभी 12 तारीख को जनगणना की सरकार ने घोषणा की है। इस बार की जो जनगणना है वो डिजिटल रूप में होनी है पूर्ण रूप से। और विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए तो ये 16वें नंबर की राष्ट्रीय जनगणना है। अर्थात इसके पहले राष्ट्रीय स्तर पर 15 जनगणनाएं करवाई जा चुकी है और स्वतंत्रता के बाद ये 8वीं जनगणना है। मतलब स्वतंत्रता के बाद 7 जनगणनाएं हो चुकी है 2011 तक और ये 8वीं जनगणना है। जनगणना अधिनियम की बात करें हम तो जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1990 इसके संचालन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं, जो इसे राष्ट्रीय महत्व का कार्य बनाता है। अब हम देखो, जनगणना का जो सरकार ने जो घोषणा करी है, परीक्षा के महत्व से देखा जाए तो प्रत्येक बात इसमें महत्वपूर्ण है नहीं। हमें समझना होगा कि क्या-क्या हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सरकार ने नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय जनगणना 2027 करवाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तारीख को घोषणा हुई है, तो 12 दिसंबर 2025 को घोषणा हुई है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकता है, जो हमने आगे एमसीक्यू में भी जोड़ा है, वो है कि कुल कितने बजट की सरकार ने घोषणा की है। तो 11,718.24 करोड़ रुपए की घोषणा सरकार ने की है इस योजना के तहत। अब इसमें 3 मुख्य बातें हैं इस जनगणना में, जो जनगणना होने वाली है उसमें। एक हम समझेंगे डिजिटल क्रांति, एक है समावेशी दृष्टिकोण और एक है जनभागीदारी। क्या है ये तीनों चीजें, हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। डिजिटल क्रांति का मतलब है कि इस बार की पूरी जनगणना डिजिटल रूप से होने वाली है। समावेशी दृष्टिकोण का मतलब है कि इसमें सभी वर्गों को शामिल करने की बात है। कुल मिला के इस बार की जो जनगणना है वो जातीय जनगणना भी होने वाली है। मतलब इस बार प्रत्येक जाति का भी विश्लेषण किया जाएगा और उनकी जनगणना की जाएगी। तो ये जातीय जनगणना है, इसलिए समावेशी दृष्टिकोण हम कह रहे हैं। जन भागीदारी का तात्पर्य यह है कि इस बार ऐप के माध्यम से लोगों को अपने बारे में जानकारी मुहैया करवाने का भी सरकार ने ऑप्शन दिया है। इस वजह से ये जन भागीदारी भी कह सकते हैं हम इसे। अब डिजिटल क्रांति की बात करते हैं हम, कैसे डिजिटल क्रांति है। तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें एक तो मोबाइल एप्लीकेशन से जनगणना ही करवाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद में एक हाउस लिस्टिंग जो करवाई जाएगी, इसके 2 चरण हैं, अभी हम समझेंगे। वेब मैप एप्लीकेशन के माध्यम से हाउस लिस्टिंग करवाई जाएगी। एक इसके लिए एक समर्पित पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल का नाम है जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली, यानी कि सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, CMMS। और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है इसके अंदर, डाटा की सुरक्षा संबंधी। समावेशी दृष्टिकोण का मतलब हर वर्ग की गिनती। जैसे मैंने बताया आपको कि इस बार राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जनगणना 2027 में जाति जनगणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। कुल मिला के बात यह है कि पहली बार जनता को स्वयं गिनती करने का विकल्प दिया जाएगा। लोग अपने बारे में जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं। डेटा संग्रह में सुविधा और सटीकता को बढ़ावा देने के लिए लगभग 30 लाख कर्मचारी से इसमें कार्य करेंगे। मुख्यतः शिक्षक होते हैं, हमें पता ही है। अब हम समझते हैं इसके चरण के बारे में, कितने चरणों में ये कार्य करवाया जाएगा। तो हम समझते हैं कि जनगणना किस प्रकार से होगी। तो इस जनगणना को करवाने में मुख्यतः 2 चरण उपयोग में लिए जाएंगे। पहला चरण होगा जिसमें हाउस लिस्टिंग की जाएगी, मतलब घरों की जनगणना, आवासीय जनगणना होगी। और ये चरण होगा अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच में। इसमें होगा क्या, तो हर घर में जाकर घरों की सूची बनेगी और आवास संबंधित डेटा एकत्रित किया जाएगा। उसके बाद आता है सेकंड चरण। लेकिन सेकंड चरण को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये चरण होगा अप्रैल से सितंबर 2026 में। कुछ क्षेत्र ऐसे जहां बर्फ से प्रभावित रहते हैं,
जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, तो वहां पर ये चरण होगा वो सितंबर 2026 में आयोजित करवाया जाएगा। और जनसंख्या की बात करें, यानी कि जनगणना, जो मुख्य जनगणना है, जो जनसंख्या की गणना है, वो की जाएगी फरवरी 2027 में। ये सेकंड चरण होगा। अब इससे फायदा क्या होगा? तो सभी पूरा डाटा डिजिटल रूप से उपलब्ध होगा। इस डाटा को अलग अलग डिपार्टमेंट को भी उपलब्ध करवाया जा सकता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, मतलब शिक्षा मंत्रालय को, इन सबको उपलब्ध करवाया जा सकता है, जिससे कार्यों में सटीकता और कम देरी होगी। दोस्तों, इस वीडियो में जनगणना 2027 को अच्छे से समझने के बाद हमने एक प्रश्न श्रृंखला जोड़ी है। आप भी प्रश्नों का उत्तर साथ में देने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2027 के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कुल बजट कितना है? 1.02 करोड़, 18,600.50 करोड़, 22,030.75 करोड़, 11,718.24 करोड़। इसका सही उत्तर है डी, 11,718.24 करोड़ रुपए। दूसरा प्रश्न है, जनगणना 2027 का पहला चरण, जिसमें घरों की सूची बनाना शामिल है, किस समय के दौरान आयोजित किया जाएगा? फरवरी 2027, दिसंबर 2025, सितंबर 2026 या अप्रैल से सितंबर 2026? इसका सही उत्तर है अप्रैल से सितंबर 2026। सभी जगहों पर अप्रैल से सितंबर 2026 किया जाएगा। कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जहां बर्फ से घिरे रहते हैं, वहां पर सितंबर 2026 में किया जाएगा। बाकी संपूर्ण भारत में अप्रैल से सितंबर 2026 माना गया है। तीसरा प्रश्न है, जनगणना 2027 में कौन सा महत्वपूर्ण डेटा सेट पहली बार इलेक्ट्रॉनिक रूप में शामिल किया जाएगा, जैसा कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा तय किया गया है? ऑप्शन ए, प्रवासन और उर्वरता, ऑप्शन बी, भाषा और साक्षरता, ऑप्शन सी, आर्थिक गतिविधि, और ऑप्शन डी, जाति जनगणना। जैसा हमने देखा था कि पहली बार जाति गणना को शामिल किया जा रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2027 की प्रक्रिया के प्रबंधन और निगरानी के लिए विकसित किए गए विशेष पोर्टल का नाम क्या है? HLB क्रिएटर वेब मैप एप्लीकेशन, नेशनल सेंसस मॉनिटरिंग पोर्टल NCP, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS, डिजिटल इंडिया सेंसस सिस्टम DICS। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 की ऐतिहासिक प्रासंगिकता क्या है? ये पूरी तरह से स्वयं गणना पर आधारित पहली जनगणना होगी? नहीं। यह देश में 8वीं और स्वतंत्रता के बाद 16वीं जनगणना है? गलत। यह जनगणना अधिनियम 1990 के तहत आयोजित होने वाली पहली जनगणना है? गलत। इसका सही उत्तर है कि यह देश में 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है और इसके सभी पहलुओं को हमने इसमें कवर किया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इन प्रश्नों के उत्तर देने का आप भी प्रयास करें, उत्तर कमेंट सेक्शन में दें और जुड़े रहें ऐसे और टॉपिक के लिए। हम लगातार आपके साथ अच्छी से अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।